हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप डेली बिहार करंट अफेयर्स देखते हैं। 17 बीपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मैं डाल रहा हूं। उसी कड़ी में दोस्तों मैंने 4 टेस्ट सीरीज आपको डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। उसका मैंने आपको बना दिया है प्लेलिस्ट, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। फुल लेंथ का उसमें करंट अफेयर्स भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का टेस्ट 5 लेकर हाजिर हूं। पूरे 150 क्वेश्चन दोस्तों, सारे सिलेबस 17 बीपीएससी के सिलेबस को देखते हुए मैंने बनाया है और मुझे आशा है आपको ये टेस्ट बहुत पसंद आएगा। क्योंकि दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स के हो, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स के हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो, चाहे वो कोई भी करंट अफेयर्स हो, सारे के सारे शामिल किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, न्यू पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और शुरू करते हैं टेस्ट को। और दोस्तों, आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जिनको जानकारी नहीं है, जिनके पास टेस्ट मौजूद नहीं है, फ्री टेस्ट हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है। देखिए दोस्तों, कृषि साक्ष्य वाला स्थल आप जानते हैं मेहरगढ़ है, लेकिन जो नवीनतम जो खोजे हुई हैं उसके अनुसार देखिए दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहां से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो हमारा मेहरगढ़ है, यहां पर 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र प्राप्त हुआ है। तो लहुरा जो उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर में स्थित है, वही दोस्तों प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। कोलडीवा में भी दोस्तों चावल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न कथनों पर विचार करिए। तो विचार करते हैं दोस्तों। पहला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन थी। तो यह दोस्तों सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो विशेषता थी वो क्या थी दोस्तों, नगर नियोजन थी। ठीक है, यहां पे जो है ये नगरी सभ्यता थी। यहां पर नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नगार भी मिला है। तो ये दोस्तों क्या थी, एक नगर नियोजन था। दूसरी अगर बात किया तो लोथल को मिनी हड़प्पा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, लोथल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, लोथल जो है, जो सिंधु सभ्यता का स्थल है, वो कहां मिला है आपको, गुजरात में। यहां पर दोस्तों इसको मिनी हड़प्पा कहा जाता है। इसकी खुदाई जो थी एस.आर. राय ने की थी। लोथल के जो गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर जो लोथल है, यहां पर दोस्तों गोदीबाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोथल खुद एक बंदरगाह भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ा की जानकारी नहीं थी। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को बैल हाथी की तो जानकारी थी, लेकिन घोड़ा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, बनावली तथा कालीबंगा से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सही है। बनावली जो है हरियाणा में है सिंधु घाटी का स्थल, कालीबंगा राजस्थान में है। इन दोनों जगहों से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो कहने का मतलब दोस्तों, इसमें का चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है सिंधु घाटी नगरी सभ्यता थी। लोथल जो एक खुद एक बंदरगाह है, वो मिनी हड़प्पा के नाम से आता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को घोड़ा की जानकारी नहीं थी। तो चारों क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा इसका। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल में मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो दोस्तों राजगृह क्या थी, गिरिब्रज थी। क्या थी, राजगृह गिरिब्रज। ठीक है ना। पाटलिपुत्रा आधुनिक पटना के निकट एक प्राचीन शहर है। इसकी सभ्यता मगध शासक उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र का देखिए दोस्तों, अगर कहा जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो अगर ये आया तो इसका हो जाएगा रियली में कौन हो जाएगा दोस्तों, अजात शत्रु। जो उदयन थे उन्होंने राजधानी यहां पर लेके आई पाटलिपुत्रा। ठीक है ना, राजगिरी से वो कहां लगे है, पाटलिपुत्रा। तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक वैदिक काल में राजधानी क्या थी, राजगिरी, जिसको गिरिब्रज भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
3 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? देखिए दोस्तों, बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो 400 मीटर की ऊंचाई पर है, बिहार की राजगीर पहाड़ियों पर स्थित है। कहां पर दोस्तों? बिहार की राजगीर पहाड़ियों पर यह सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है कहां पर है? बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। दोस्तों, राजगीर जो है बिहार का बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। यहां पर बुद्ध संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, गरम कुंड, आपको बहुत सारी चीज, यहां पर ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है। राजगीर में ही बिहार का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 29 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा महावीर स्वामी के बारे में असत्य है? तो हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। एकदम सही है दोस्तों। महावीर स्वामी को 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में मोक्ष यानी उन्होंने अपना देह त्याग दिया था दोस्तों, यह भी सही है। 42 वर्ष की आयु में रिजुपालिका नदी के तट पर जंभिका ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे महावीर ने कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया, यह भी सही है दोस्तों। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य विपिन था, यह गलत है दोस्तों। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था उनका पुत्र, उनका दामाद जमाली था। कौन था? भगवान महावीर का जो शिष्य था प्रथम, वो कौन था? जमाली था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना की शादी उन्होंने जमाली नाम के क्षत्रिय से की थी, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था, जमाली, याद रखिए। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यह राजधानी से संबंधित है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मल्ल की राजधानी जो महाजनपद, पुराने जमाने में 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से यहाँ पे 4 महाजनपद को आपको राजधानियों के साथ मिलाना है। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा एकदम सही है। अंग जो बिहार में ही था दोस्तों, चंपा, वो सही है। गांधार की राजधानी गलत दिया हो दोस्तों, गांधार की राजधानी तक्षशिला है। ठीक है, क्या है? और जो कौशाम्बी है वो वत्स की राजधानी है। कौशाम्बी किसकी है? वत्स की राजधानी है। गांधार की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? तक्षशिला हो जाएगी। मगध की राजधानी गिरिव्रज यानी राजगिरी तो थी ही। और एक और गणराज्य था दोस्तों, उसका नाम था, जो महाजनपद था वो वैशाली था, लिच्छवी जी। ठीक है दोस्तों, उसको ध्यान रखिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में ही स्थापित किया गया था और यह लिच्छवियों ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो दोस्तों, यह विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाख दत्त विशाख दत्त जो ग्रंथ है उसमें इनका वर्णन किया गया है। किसमें दोस्तों? विशाख दत्त में। चंद्रगुप्त मौर्य जानते हैं दोस्तों, इन्होंने कौटिल्य के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इन्होंने घनानंद को हराया था। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य। महान व्यक्ति, इन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा था, अखंड भारत का निर्माण किया था। विशाख दत्त द्वारा रचित जो है वह मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त द्वारा जो लिखित जो मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्ष में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। ठीक है, तो विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में जो है विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले अखंड सम्राट, अखंड भारत बनाने वाले पहले सम्राट थे। नीतिसार राजनीति की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों क्वेश्चन है, नीतिराज जो राजनीति की पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है, चरक हो गए, कौटिल्य हो गए, कामंदक हो गए या हरि सिंह। तो दोस्तों यह जो है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक जो नीतिसार है
वह लिखी है दोस्तों कामंदक ने। कामंदक द्वारा रचित नीतिसार 1192 छंदों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो 34 खंडों के 20 अध्यायों या वर्गों में समूहीकृत है। ठीक है, इसमें राज्य घटक और उसके संरक्षण और अंतर्राज्यीय संबंधों पर चर्चा की गई है। तो नीतिसार राजनीति की पुस्तक जो है कामंदक ने लिखी है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां से मिलता है? तो बताइए दोस्तों, तारीख हिंद से, तबकाते नासिरी से, ताजुल मसीर से या तारीख मुबारक शाही से? देखिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बिहार को तहस नहस कर दिया। इसने दोस्तों कुमारगुप्त द्वारा बनाए गए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो इन सब की जो जानकारी मिलती है दोस्तों, यह मिलती है तबकाते नासिरी से। किससे मिलती है दोस्तों? तबकाते नासिरी से, जिसमें बिहार में जो उसने हमला किया था बख्तियार खिलजी ने, उसका वर्णन विस्तार रूप से मिलता है। किसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, तबकाते नासिरी से। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब हो गया जो आजकल आप देखते हैं गेहूं चावल मिलता है, तो वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो प्रारंभ किया था वो दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली को करने वाले अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा दोस्तों? फिर से एक बार, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू करने वाले किसने प्रारंभ की थी दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली को? तो ये दोस्तों हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। इसको याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों आप जानते हैं एक अच्छा शासक था और उसके द्वारा बहुत सारे कार्य भी किए गए थे। ठीक है, इसने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का फैसला भी किया था। इसने सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली शुरू की। ठीक है, इसके और कुछ कार्य हैं जो हम लोग जान लेते हैं। इसके समय दोस्तों मंगोलों ने आक्रमण किया था। किसने दोस्तों? मंगोलों ने। अब यहां पे खिलजी वंश का संस्थापक कौन था आपसे पूछ दे तो हो जाएगा दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो प्रारंभ की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दार उल सफा क्या था? देखिए दोस्तों, फिरोज तुगलक के बारे में आप जानते होंगे। फिरोज तुगलक ने एक खैराती अस्पताल शुरू किया था। राज्य के खर्च पर हर्ज की जो दारुल सफा क्या था दोस्तों? एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक ही था। उसने मुफ्त इलाज के लिए खैराती अस्पताल की स्थापना की जिसका नाम दारुल सफा रखा और उसमें कुशल हकीम भी रखे। दोस्तों फिरोज तुगलक ने बहुत सारे काम किए। उसने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। उसके दरबार, उसको दोस्तों दासों का बहुत शौकीन था। उसने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। उसने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक एक अलग विभाग की भी स्थापना की थी। तो दासों का विभाग जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था उसका नाम था दीवाने बंदगान। ठीक है, इसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बागवानी भी अभिरुचि थी। इसने बहुत सारे कार्य किए। इसने दोस्तों सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण भी करवाया था। उसकी ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछता है। तैमूर लंग इसके ही शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इसके कार्य हैं। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो बताइए दोस्तों किसने किया था ज्ञान दीपम नामक पुस्तक की रचना? तो देखिए दोस्तों, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की जो रचना है वो किया है आपको दरिया साहब ने। किसने दोस्तों? संत दरिया साहब ने। संत दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की। ये बिहार के रहने वाले थे। संत दरिया साहब जो थे कहां के रहने वाले थे दोस्तों? बिहार के रहने वाले थे। सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी के सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ज्ञान दीपम नामक पुस्तक की रचना दोस्तों किसने की? तो
दरिया साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया? देखिए दोस्तों, अकबर आप जानते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। तो अकबर जो था वो किसका पुत्र था दोस्तों? तो हुमायूं का पुत्र था। अकबर ने दोस्तों बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो, देखिए अकबर के 3 कार्य बार बार पूछा जाता है। देखिए 1562 में इसने दास प्रथा का अंत कर दिया, 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर महसूल बंद कर दिया, तो ऑप्शन तो सही हो जाएगा 30 का। और 1564 में इसने दोस्तों जाजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ये तीनों का तीनों बहुत बार पूछता है, आप इसको ध्यान दीजिए। 1562 में अकबर ने आपको क्या किया? दास प्रथा अंत कर दिया। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। 1564 में जाजिया कर इसने समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। अकबर ने एक दीने इलाही नामक धर्म भी स्थापित किया, जिसे तौहीदे इलाही भी कहा जाता है। इसने दोस्तों 1582 में दीने इलाही धर्म की स्थापना की। इसका मकसद था सभी वर्गों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर सकता है, कोई भी इस्लाम अपना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो बताइए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है अकबर। आप जानते हैं कि अकबर के शासन काल में ही ब्रिटिश जो है भारत आए। जहांगीर के शासन काल में थॉमस रो आया। शाहजहां के शासन काल में भी अंग्रेज आए। लेकिन ब्रिटिश के साथ युद्ध की जो स्थिति बनी वो किसके शासन काल में बनी, आपको बताना है। ये तो ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों देखिए, 1686 ईस्वी में मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष हुआ, विरुद्ध हुआ, एक दूसरे से लड़ाई हुई। तो ये दोस्तों 1686 में, और उस समय औरंगजेब का शासन काल था। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जाब चारनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। कौन थे? मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने। तो याद रखिए दोस्तों, औरंगजेब ही था जिसके समय मुगल का ब्रिटिश के साथ संघर्ष शुरू हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध तथा बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों बताएं आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो अगर आप पूरा पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे। देखिए दोस्तों, मुगल, ये बात है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। ठीक है दोस्तों, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो उस समय दोस्तों जो मुगल सम्राट थे वो अली गौहर थे। अली गौहर यानी दोस्तों उनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? अली गौहर के मुगल सम्राट थे अली गौहर। इनका वास्तविक नाम आलमगीर द्वितीय था, लेकिन यह शाह आलम 2 से अपना कार्यकाल चलाते थे। इनके 3 नाम याद रखिए, शाह आलम द्वितीय या अली गौहर कहिए या आलमगीर द्वितीय कहिए। नहीं, 2 ही नाम था दोस्तों, शाह आलम द्वितीय और अली गौहर। तो अली गौहर शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम था, और यही जो पानीपत के तृतीय युद्ध तथा बक्सर के युद्ध के समय मुगल के सम्राट थे। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो कार्यकाल था 1759 से 1806 तक था। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक तरफ खोज करता है और एक तरफ जन्म स्थान है। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहां हुआ था, ये खोज करता है। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था इटली में, ये एकदम सही है। जैक्स कार्टियर जो खोज करता थे, इनका जन्म हुआ था फ्रांस में, ये भी सही है दोस्तों। सर फ्रांसिस ड्रेक का जो जन्म हुआ था ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, अमेरिका में नहीं हुआ था दोस्तों, तो ये गलत है। सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म कहां हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। फर्डिनेंड मैंगलेन पुर्तगाल के थे, तो ये सी नंबर गलत हो जाएगा। किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? बताइए दोस्तों। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। कौन है दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने पलासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। पलासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का
क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था तथा वो 1758 से 60 ईस्वी और 1765 से 67 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था भी की थी। तो याद रखिए दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहां है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहां है? तो देखिए दोस्तों, यह वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था और इनकी जो समाधि स्थल है वह ग्वालियर में है। कहां पे दोस्तों? ग्वालियर में। इनके बारे में याद रखिए। झांसी की रानी का जन्म वाराणसी में, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में ही इनकी समाधि स्थल है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनके बचपन का नाम मनु था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो देखिए दोस्तों, 1857 की विद्रोह के बाद, 1857 की विद्रोह हुई, उसको अंग्रेजों ने उसका दमन करके 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत ने कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की और उस समय भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसने लिखा है दोस्तों? तो दीनबंधु मित्र ने। दोस्तों किसने लिखा है दोस्तों? दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने दोस्तों क्या किया है कि उन्होंने नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए एक नाटक लिखा। आपका ठीक है दोस्तों, तो किसने? दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया है? तो देखिए दोस्तों, उन्होंने हराया मेजर बारो को। किसको हराया दोस्तों? मेजर बारो को। देखिए दोस्तों, संथाल विद्रोह के बारे में जान लीजिए। देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। उन्होंने एक साथ पुलिस और दीकुओं दोस्तों, वो बाहरी लोगों को दीकू बोलते थे, दीकुओं पर आक्रमण कर दिया, जिसका नेतृत्व सिद्धो, कांधो, चांद और भैरव ने किया था। दोस्तों ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीरपैती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। तो दोस्तों मेजर बारो को संथालों ने हरा दिया था और संथालों के जो हीरो थे वो सिद्धू, कांधू, चांद, भैरव थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? दोस्तों इंडियन यूनिवर्सिटीज जो एक्ट है वो बताइए, आपके पास ऑप्शन है 1899, 1901, 1904, 1906। कौन सा होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन जो है शैक्षणिक सुधारों के तहत 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया और इस आयोग द्वारा सुझाए गए आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया और 1904 में दोस्तों जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसी को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित को ही इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कहा जाता है, जो 1904 में पारित हुआ था। और इस लॉर्ड कर्जन जो विश्व आयोग गठित किया गया था, इसमें 2 भारतीयों सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को शामिल भी किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 1904 होने के बाद भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब कब एक्ट पारित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी गया है एग्जामों में बहुत बार, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों,
जब जब देखिए हुआ क्या दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे जो है भारत में छुप छुप कर न्यूज़पेपर प्रकाशित किए जाते थे और लोगों को जागरूक किया जाता था। तो इनका दमन करने के लिए बार बार जो है अंग्रेजी सरकार ने मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए थे। तो सबसे पहला एक्ट जो है दोस्तों दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। पहला एक्ट कब लाया गया दोस्तों? 1835 में। ठीक है, उसके बाद प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। तो पहला 1835 में, फिर 1867 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाल सकता। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाल सकता। ठीक है, जिससे अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में भी पारित किया, जिसके तहत ऐसी किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। तो इसको ध्यान देना दोस्तों। तो देखिए मीडिया जो है नियंत्रण के लिए 1835, 1867, 1878 और 1908 में एक्ट पारित किए गए। वर्ष 1929 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? तो बताइए दोस्तों, संत रविदास, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, या किसने किया है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन पड़े हुए हैं, बताइए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो किसने किया दोस्तों, बताएं, आपके सामने ऑप्शन है। तो वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का जो गठन है वह किया था दोस्तों जगजीवन राम ने। किसने किया था दोस्तों? जगजीवन राम ने। ये 1928 होगा दोस्तों, याद रखिए, 1929 नहीं होगा, वो 1928 होगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लीजिए। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का जो गठन है वह जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वर्ष 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। जगजीवन राम वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए, जिसके बाद उन्हें ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन भी किया था। महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है महादेव गोविंद रानडे ने 1870 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में की गई थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? देखिए दोस्तों 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस की पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सर्विसेज सेवाओं में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्राधान्यता दी गई। देखिए दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी, याद रखिए दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय आईसीएस थे, इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, द्वितीय भारतीय थे। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल से वजह से इन्हें 1874 में इनके पद से हटा दिया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को याद रखिए दोस्तों, इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई? दोस्तों है पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर आपका नहीं दोस्तों, इसके पहले भी एक क्वेश्चन है, उसको पहले देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी?
तो दोस्तों देखिए, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कब दोस्तों? 1924 में। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया था कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया था। कौन सा दोस्तों? बेलगावी अधिवेशन में। पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? यह क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए। पटना युवक 1917, 1925 कब हुआ था पटना युवक संघ का स्थापना? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई, जिसमें बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1927, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। वर्ष 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। सचिंद्रनाथ सान्याल का जन्म बनारस में हुआ था। उन्होंने अपनी आत्मकथा बंदी जीवन शीर्षक से लिखी है। अनुशीलन समिति क्या थी दोस्तों? यह एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो विनायक दामोदर सावरकर थे। कौन थे दोस्तों? विनायक दामोदर सावरकर। और श्यामजी कृष्ण वर्मा जो ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो लंदन में इंडिया हाउस 1905 में स्थापित किया दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, और लंदन में अभिनव भारत का स्थापना जो किया वो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था दोस्तों। ठीक है, वो वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद उन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों में विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट तथा लाला हरदयार जैसे क्रांतिकारी थे। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो बताइए दोस्तों कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों, वह कब हुआ? तो यह हुआ दोस्तों 1916 में। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर जो है 1916 में हुआ। ठीक है, इस समझौते पर मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों अक्टूबर 1906 में हुई थी, और इसके संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कानून कहा गया है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो पिट इंडिया, तो रॉलेट एक्ट को दोस्तों कहा गया था। किसको दोस्तों? रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील जो है कहा गया था दोस्तों। रॉलेट एक्ट को याद रखिए। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? 1919 में। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया। रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930 में, 1931 में, 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन आप जानते हैं दोस्तों। 1930 पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइए दोस्तों। सर विंस्टन चर्चिल थे,
क्लीमेंट एटली थे, हेराल्ड विल्सन थे, कौन थे आपके सामने सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था दोस्तों? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया? दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, चलिए इस पे बताइए। कैंप जेल, हजारीबाग जेल, कहां भेजा गया उनको? बांकीपुर जेल। अब जानते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। इसको शुरू होते ही दोस्तों जितने भी नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन के, उनको सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो शुरू हुआ और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों गिरफ्तार करके किस जेल में डाला गया है आपके सामने मैं बताता हूं। तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके दोस्तों बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। ठीक है, कहां भेज दिया गया था? बांकीपुर जेल। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खा के महल में नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, तो बांकीपुर जेल में भेजे गए थे। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो दोस्तों जो आजाद दस्ता है यह बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आजाद दस्ता का गठन कर दिया। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मिली। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के शुरू होते ही प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न उनको गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिए। इसमें जयप्रकाश नारायण, राममोहन लोहिया तथा अरुणा आसिफ अली के नाम प्रमुख हैं। तो आजाद दस्ता का गठन करके उन्होंने ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह सक्रिय रहे। किसने सर्वप्रथम पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो बताइए दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को सर्वप्रथम किसने उठाया? तो मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मौलाना हजरत मोहानी। देखिए दोस्तों, वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 15 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, प्रथम बैठक, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसी में दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान सभा द्वारा ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो बताइए दोस्तों, जापान से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या आयरलैंड से? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो बात है वो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा है। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से दोस्तों ली गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारत में। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या दोस्तों धर्म? बताइए दोस्तों क्या होगा ऑप्शन? तो दोस्तों सर्वोच्च संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं।
किस संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना? तो दोस्तों 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो दोस्तों सिक्किम भारत के एक राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? दोस्तों किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है बताइए दोस्तों। 33वें संशोधन, 32वें संशोधन, 35वें संशोधन या 42वें संशोधन? तो दोस्तों देखिए भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? देखिए दोस्तों भारत का राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने की कोई सीमा नहीं है। वो 1 बार 2 बार, अमेरिका में दोस्तों 2 बार लड़ सकते हैं, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का चुनाव चाहे जितनी बार भी आप लड़ सकते हैं। ठीक है। अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। देखिए दोस्तों भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर जो है संसद का निर्माण करता है। यह भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमान इन्हीं के पास होता है। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के पात्रता के बारे में है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका इस संविधान के अनुबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसकी अधीन रहकर कार्य करती है? तो दोस्तों कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ पहले इसको समझना होगा दोस्तों आपको, तभी बता पाएंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों भारत का जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। किसके अधीन रहकर कार्य करता है भारत का विधायिका? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करता है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से ही होता है और कार्यपालिका जो है एक मंत्री परिषद है, जबकि सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए ये राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या प्रधानमंत्री के सलाह पर ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो देखिए दोस्तों लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद में सत्र के सत्रवासन और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद में प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है। साल में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में होता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कब हुआ है दोस्तों बताइए आप? अनुच्छेद 352 में। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 352 में हुआ है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचना देगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल से भी संबंधित है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली जो है वह आता है आपको राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? राज्य सूची के अंतर्गत आता है यह। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में
राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मालवा पर, बुंदेलखंड पर, बघेलखंड पर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप कर्क रेखा के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो ये बघेलखंड पर काटती है दोस्तों। बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहां पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। यह दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पर एक दूसरे को काटती है। भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं दोस्तों। सोमेश्वर श्रेणी निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सतपूर्णा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वी घाट श्रेणी या शिवालिक श्रेणी? तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों सोमेश्वर जो श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी या बाह्य उप हिमालय का एक भाग है। हिमालयों के निर्माण की आयु के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सोमेश्वर श्रेणी दोस्तों कहां का भाग है? ये शिवालिक श्रेणी का। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। अब दोस्तों हिम रेखा क्या होती है पहले जानिए। देखिए हिम रेखा का तात्पर्य पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा है जिसके ऊपर अस्थायी बर्फ रहता है, यानी कहने का मतलब है कि वहां पर हमेशा बर्फ से ढका रहेगा वो भाग। तो हिम रेखा वह है जहां पर हिमालय पर अस्थायी बर्फ की लेयरें शुरू हो जाती है, जिस कारण वहां पर कोई वनस्पति नहीं उगेगी। इसलिए दिए गए विकल्पों में हमको चूज करना है कि हिम रेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर है। क्या है दोस्तों? 5500 से क्या है 6000 मीटर के आसपास है, जबकि दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर है और पूर्वी भाग में 4300 मीटर पर पाई जाती है। ठीक है, तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व होगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। हिम रेखा जो है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में जो है और उसका जो ऊंचाई इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलनाड क्षेत्र का संबंध किस पठार से है? देखिए दोस्तों मलनाड क्षेत्र का संबंध दक्षिण भारत में कर्नाटक के पठार से है। यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी ढलानों को कवर करता है। इसे कर्नाटक का चेरापूंजी भी कहा जाता है मलनाड क्षेत्र को। तो मलनाड क्षेत्र दोस्तों कर्नाटक का पठार है, इसे कर्नाटक का चेरापूंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भरमौर जो जनजातीय क्षेत्र है ये सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या देखिए भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजातीय विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों 12 जिले जो हैं स्थित हैं, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेल नदी किस नदियों में किसकी सहायक नदी है? देखिए दोस्तों तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। किसकी दोस्तों सहायक नदी है? उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोक, हंसदेव, ईब, मांड आदि है। तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो महानदी की। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्न में से किससे निकलती है? तो दोस्तों ये बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां जो है दोस्तों यह निकलती आपको छोटा नागपुर के पठार से,
जो झारखंड में है। स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार से है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है। यह नदी सबसे ज्यादा अपना पथ परिवर्तन करती है। यह पथ परिवर्तन कर पूरे इलाके को तबाह कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह सबसे ज्यादा नदी पथ परिवर्तन करती है। कोसी मैदान या बेसिन की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 30 से 40 मीटर के बीच है। भारत में कोसी मैदान निचले गंगा मैदान का भाग है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो दोस्तों हो जाएगा आपको 30 मीटर। निम्न में से कौन एक मीठे पानी की झील है? दोस्तों बताइए, उलर, लोकटक, चिल्का या ए तथा बी दोनों हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें दोस्तों आप जान लीजिए, उलर जो जम्मू कश्मीर में है तथा लोकटक जो है मणिपुर में है, ये दोनों मीठी पानी की झीलें हैं। जबकि चिल्का जो उड़ीसा में है, ये खारे पानी की झील है। तो उलर और लोकटक दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तिलहन कुंड जलप्रपात है? बताइए दोस्तों, बिहार के किस जिले में तिलहन कुंड जलप्रपात है? तो दोस्तों कैमूर में। बिहार के कैमूर जिले में तिलहर या तलहार कुंड जलप्रपात है। यह बिहार के रोहतास पठार में अवस्थित है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? उसका कोड क्या है? तो दोस्तों आप बताइए इसका कोड क्या है? तो दोस्तों जो बिहार है, बिहार जो है दोस्तों वो CWG, इसका कोडिंग जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। ठीक है, कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान एवं 1 वर्षण पर आधारित है। वर्ष 1918 में वी कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण की आनुभविक पद्धति विकसित की। तो उसने बिहार को CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश में बताया है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक क्षेत्रों में आम घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आम्र वर्षा। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये आम की फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दोस्तों देखिए, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है वो बिहार के पूर्णिया और पटना में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर भी कहा जाता है। भारत में वर्ष 2023-24 के दौरान गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन कितना अनुमानित है? तो 1132.92 लाख टन जो है गेहूं का उत्पादन अनुमानित है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिले हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गुजरात से भी अधिक सूती मिले हैं। भारत में कोयला खान कहां खोदी गई है? भारत में प्रथम कोयला खान कहां खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके पास है झरिया, रानीगंज, धनबाद, आसनसोल। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, बताएं। झरिया, रानीगंज, धनबाद या आसनसोल, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों रानीगंज। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में खोदी गई। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो दोस्तों हाल ही में आंकड़ों के अनुसार जो सर्वाधिक जो ऊर्जा का सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों वह राजस्थान है। कौन है दोस्तों? राजस्थान में 16,340 मेगावाट जो है, जो 2023 के अनुसार दोस्तों सौर ऊर्जा के अनुसार राजस्थान सौर ऊर्जा में सबसे आगे है, सौर ऊर्जा उत्पादन में। मगध एवं अंग का मैदान किस हिस्से में है? मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? तो ऊपरी गंगा का मैदान
या दोस्तों मध्य गंगा का मैदान? कौन होगा आप बताएं। तो दोस्तों यह आपको मध्य गंगा का मैदान है। मध्य अंग का मैदान मध्य गंगा के मैदान के हिस्से में है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आपके पृथ्वी, यूरेनस। पृथ्वी है, यूरेनस है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों शुक्र। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? बताइए दोस्तों, अमेजन बेसिन के नजदीक या सहारा रेगिस्तान के नजदीक? तो यह दोस्तों है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र महासागरीय भाग है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से 5वां बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 142 लाख वर्ग किलोमीटर है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? दोस्तों रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, बताइए आप। तो व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटरबर्ग, नोवोसिबिर्स्क या मॉस्को? कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बताइए। रूस के किस शहर को कहा जाता है? तो रूस के दोस्तों सेंट पीटरबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम है? तो दोस्तों नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम बेंगुएला धारा है। बेंगुएला धारा के कारण ही कालाहारी मरुस्थल के पश्चिमी तट पर मौसम साल भर ठंडा तथा सुहावना रहता है। यह जलधारा महासागर में उत्पन्न होती हैं। मरे और डार्लिंग किस महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की। ताउपो झील किस देश में है? बताइए दोस्तों, ताउपो झील किस देश में है? फिजी में, न्यूजीलैंड में, जापान में या चीन में? तो दोस्तों ताउपो झील जो है न्यूजीलैंड में है। ताउपो झील, जिसे ताउपो भी कहा जाता है, न्यूजीलैंड के द्वीप में स्थित एक बड़ी क्रेटर झील है जो ताउपो ज्वालामुखी के कल्डेरा में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला कौन देश है? दोस्तों हाल ही में आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है स्पेन, ग्रीस, भारत और ईरान। कौन है दोस्तों? तो सबसे अधिक केसर का उत्पादन जो है ईरान करता है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार तेल के कुछ किस देश में सबसे अधिक हैं? तो दोस्तों वेनेजुएला में। सामान्यतः विश्व का सबसे बड़ा सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम याकून किस देश में? दोस्तों ओयम याकून। तो ओयम याकून दोस्तों किस देश में? मंगोलिया, रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, कहां पर है आपको बताना है। ओयम याकून दोस्तों रूस में है। विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। कौन है दोस्तों? कजाकिस्तान। विश्व बैंक के न्यूनतम आंकड़े के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है और भारतीय आर्थिक सुधार का अग्रदूत जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है दोस्तों 14.45%। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार की सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ का आवंटन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 में कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? बताइए दोस्तों, कितने करोड़ रुपए का बजट जो है पेश किया है हमारी निर्मला सीतारमण ने? तो 41.28 लाख करोड़ का बजट पेश किया है और भारत की विकास दर 8.2 है। भारत का राजकोषीय घाटा 4.9% है।
केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी कितनी फीसदी है दोस्तों? तो ये 37% है महिला श्रम बाल भागीदारी भारत में। भारत ने कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2028 तक। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? कब हुई दोस्तों? तो 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, यह कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो आपको शुरू हुई थी दोस्तों 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों 176वां स्थान है। प्रथम स्थान एस्टोनिया को मिला है। 12 जुलाई 2024 को जारी चौथे सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 में कौन सा सत्य है? तो प्रथम स्थान पर संयुक्त रूप से 79 स्कोर के साथ केरल और उत्तराखंड हैं। सही है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है, यह भी सही है। बिहार 57 स्कोर के साथ सबसे अंतिम स्थान पर है, यह भी सही है दोस्तों। यानी बिहार सबसे नीचे है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में बिहार को पूरे देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों 15वां स्थान मिला है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत को मिला है। राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर महाराष्ट्र को, और बिहार को 15वां स्थान मिला है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया दोस्तों? तो कजान, रूस में। इसका थीम था न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। अगला जो दोस्तों 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में होगा। 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे न्यूनतम मतदान प्रतिशत कहां का रहा है दोस्तों? तो वो बिहार का रहा है दोस्तों। मात्र 56% मतदान हुआ है, और सर्वाधिक जो मतदान हुआ है वो लक्षद्वीप में हुआ है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है दोस्तों। समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला, यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो वामपंथी नेता अनुरा कुमार दिसानायके, और जो दोस्तों वहां की जो राष्ट्रपति बनी और प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया बनाई गई हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो अरिंदम बागची। किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को 2024 में जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा का दोस्तों। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो दोस्तों फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60 किस देश में शुरू हो रहा है? तो दोस्तों जापान में। और दोस्तों ये 75वां स्वतंत्र गणतंत्र दिवस की जो इसमें उड़ीसा की झांकी को पहला स्थान मिला है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला किस हाइब्रिड रॉकेटों को लॉन्च किया है? तो उसका नाम दोस्तों रूमी 1 है। भारत और किस देश का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा? तो भारत और फ्रांस देश द्वारा संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा बनाया गया है, जो पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। अर्जुन पुरस्कार 2023 में क्रिकेट वर्ग का पुरस्कार जो है मोहम्मद शमी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र को। बिहार का सबसे कम वन वाला जिला कौन है दोस्तों? शेखपुरा है। बिहार का वन विहीन जिला जहानाबाद है। ठीक है दोस्तों। बिहार में कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.84% है। बिहार में कुल वन क्षेत्र 7,380 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में 2023 में हुई जाति गणना के अनुसार बिहार में हिंदू आबादी कितनी है? तो 81.99% है। बिहार में सबसे अधिक जो आबादी की जो यादव जाति की है जो 14.26% है। मुस्लिम आबादी बिहार में 17.70% है। बिहार बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो 2.98%। बिहार सरकार ने 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक। 22 मार्च को मनाए गए बिहार दिवस का कौन सा वह बिहार दिवस था? तो ये दोस्तों 112वां बिहार दिवस था। पहली बार 1912 में बिहार दिवस मनाया गया था। बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट बनवाने में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर आया? तो दोस्तों ये सीवान है।
बिहार सरकार कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलेगी? तो ये दोस्तों बिहार सरकार जो है पूरे सभी बिहार के 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलेगी। बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर आया? तो दोस्तों ये मधुबनी है। निम्न में कौन सा न्यूटन का तीसरा गति के नियम का उपयोग करता है? तो दोस्तों ये तीरंदाजी है। पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात को देखिए दोस्तों, संवेग का फॉर्मूला जो होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अगर उसको वेग से भागा दिया जाए तो द्रव्यमान बचेगा। घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बोतलें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों ये बर्नौली के सिद्धांत पर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दोस्तों दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है दोस्तों, कैसी होती है वायु में ध्वनि तरंगे? तिरछी, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय? बताइए दोस्तों, आपको बताना है, बहुत हम बता दिए। देखिए दोस्तों ध्वनि का वेग कितना होता है पहले ये बताइए। देखिए दोस्तों ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। और अगर प्रकाश का वेग आपसे पूछ दिया जाए कि कितना होता है, तो प्रकाश का वेग दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो यहां पर पूछा दोस्तों वायु में ध्वनि तरंगे का प्रकार कैसा होता है? क्या पूछा दोस्तों आपसे? प्रकार पूछा है कि वो अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, या विद्युत चुंबकीय होती है, या क्या होती है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए वायु में ध्वनि तरंगे दोस्तों क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या है? देखिए दोस्तों जब तरंगे माध्यम के कणों के समान दिशा में चले तो वैसे अनुदैर्ध्य कराती है, और उसके अगर मान लीजिए जो तरंग चल रहा है और जो माध्यम के कण है वह उसके लंबवत चले तो वो अनुप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो वायु में ध्वनि तरंगे कैसी है दोस्तों? अनुदैर्ध्य होती हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, बताइए दोस्तों क्या होता है विद्युत अपघट्य? जस्ता होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, क्या होता है? देखिए दोस्तों एक सामान्य सेल जो है, जो सेल बनाया तो उसमें अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है, तथा मैग्नीज ऑक्साइड को, देखिए एनोड होता है, कैथोड होता है, और जो पानी होता है पानी को विद्युत अपघट्य बोल दिए। तो विद्युत अपघट्य जो होता है क्या होता है? जिंक क्लोराइड या क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। विद्युत ऊर्जा कैसे पैदा किया? तो यूरेनियम से दोस्तों, यूरेनियम से, यानी ये दोस्तों एक रेडियोधर्मी तत्व हो गया, इससे विद्युत पैदा होता है। निम्न में कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की जो बेसिक कंप्यूटर की भाषा है सी भी है, सी लैंग्वेज है, फोर्टान भी है, फास्ट नहीं है। नीला थोथा क्या है दोस्तों? कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 × 7H2 इसका फॉर्मूला होता है, 5H2O। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली कौन सी गैस है दोस्तों? बताइए वेल्डिंग में कौन कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन और एसिटिलीन वेल्डिंग गैस में प्रयोग होती है। निम्न में शुष्क बर्फ कौन है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ बताइए दोस्तों। ऑर्थोपोडा, मोलास्का, क्या है? टेनाफोरा या प्लेटीहेल्मिन्थीज? तो दोस्तों ऑर्थोपोडा ही होना चाहिए मेरे अनुसार। क्या होगा दोस्तों? ऑर्थोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है दोस्तों? ऑर्थोपोडा। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं बताइए? कॉर्पुलस, वर्टिब्री, कार्टिलेज, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा दोस्तों बताइए? आपके सामने ऑप्शन है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं तो दोस्तों उनको कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं। ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इनकी ठोस आधात्रिय प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़े को चिकना बनाती है, परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है दोस्तों बताइए? मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो मांसपेशी को हड्डी से जो जोड़ता है दोस्तों वह कहलाता है कंडरा। क्या बोलते हैं उसको? कंडरा, या इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन। कंडरा शरीर के हड्डी और संरचनाओं को हिलने डुलने में मदद करता है।
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है दोस्तों वो लिम्फोसाइड है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, श्वेत रक्तकण। दोस्तों इसकी कमी से ही कैंसर हो सकता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई कितनी है दोस्तों, किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, नेफ्रॉन। किस ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है, तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि को। किसको बोलते हैं दोस्तों, पीनियल ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि जो दोस्तों थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसके कारण आयोडीन की कमी नहीं होती है। इसकी कमी से दोस्तों घेंघा रोग हो जाता है। तो किस ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है, तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि को। किसको, पीनियल ग्रंथि को। मानव के मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मनुष्य मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस में अवस्थित होती है। इसके अन्य नाम कोनेरियम और एपिफाइसिस है। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो शरीर की जैविक घड़ी के विनियमन को मुख्य भूमिका निभाता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, तब हम देखिए दोस्तों बकरी जो है, बकरी या भेड़ घास खाते हैं और हम उनको खा जाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता वो हुए और हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है, जिसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, ये परजीवी है जो आंतों में जाके चिपक जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो दोस्तों हाइपोथैलेमस। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो दोस्तों हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें हैं। अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन आपके सामने है, नाप के संलयन, नाप के विखंडन या क्या। क्वेश्चन दोस्तों परमाणु बम, तो परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना विखंडन के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु बम का मतलब दोस्तों भारी को छोटा में जब कन्वर्ट करेंगे तो विखंडन होगा ऊर्जा का। और हाइड्रोजन बम दोस्तों अनियंत्रित नाभिकीय संलयन है। ये दोनों, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम क्या है दोस्तों, नाभिकीय संलयन है, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया है वो। गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है दोस्तों, हिग्स बोसोन को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को। नाभिकीय विखंडन किसके संघात से होता है, तो दोस्तों न्यूट्रॉनों जब एक दूसरे से टकराते हैं तो नाभिकीय विखंडन होता है। चूने के पानी को कौन दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों देखिए ये फुल लेंथ टेस्ट पूरा का पूरा डिस्कशन रहा। अब जो मैथ के क्वेश्चन हैं आप उसको बना लीजिएगा, मैथ का डिस्कशन हम नहीं कराते हैं, ठीक है बस, लेकिन हमने क्वेश्चन को सम्मिलित कर दिया है। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।